पादप ऊतक को हम देखते हैं, पादप ऊतक कितने बटे हैं। देखिए, ये जो पादप ऊतक है ये विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक में, पादप ऊतक को कितने में बांटा गया है, विभाज्य ऊतक यानी कि विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है स्थायी टिश्यू। कौन सा है, स्थायी टिश्यू है, यानी कि दो में बांटा गया है। पहला होता है विभाज्य ऊतक, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। अब ये जो विभाज्य ऊतक है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, ये तीन में बटे हैं। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक यानी कि एपिकल, पार्श्व यानी बगल से, पार्श्व विभाज्य ऊतक लैटरल मेरिस्टम में, और थर्ड होता है अंतर्विष्ट विभाज्य इंटरसेलरी मेरिस्टम। अब ये तीन में यानी कि एक, दो, तीन कौन से वाले, विभाज्य ऊतक का हम बात करें पादपों की। पादपों में दो में बांटा गया है, एक विभाज्य ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्वी ऊतक, अंतर्विष्ट ऊतक, और स्थायी ऊतक होते हैं सरल स्थायी यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जो स्थायी ऊतक है उनको दो में बांटा गया है। अभी जो सरल वाले हैं, सरल स्थायी जो परमानेंट है, सरल है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या कहेंगे, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक। कौन सा है, मृदु, स्थूल और दृढ़। यानी कि पहले ऐसे याद करो कि कोई पहले नाजुक होता है, फिर कैसा हो जाता है, स्थूल और अड़ने लगता है, फिर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यानी कि मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक। इंग्लिश में लिखा आता है, इसको हिंदी में लिख देते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पहले आएगा, फिर कॉल करेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीन हो जाएंगे। ये किसके होते हैं, स्थायी ऊतक के तीन होते हैं। अब हम जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो हमने पादपों के प्रकार पढ़े, एक बार फिर से देखें। विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। स्थायी ऊतक को दो में बांटा है, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। इसको सरल स्थायी में तीन में बांटा है, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक। जटिल को दो में बांटा है, जाइलम और फ्लोएम। मृदु ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेन्काइमा, और स्थूल को बोलते हैं कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक को बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। देखिए, हम जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। हम कहाँ जा रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब हम मेरिस्टेमेटिक की बात करें, देखिए, जिससे हम क्या बोलते हैं हिंदी, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक परस्पर कैसे होते हैं, किसकी बात करें, विभाज्य जो ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, जीवित होते हैं, अवयस्क होते हैं, मतलब अभी वो इमेच्योर है। पतली कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाओं से निर्मित होता है जो समसूत्री विभाजन में सक्रिय हो। ये ऊतक सदैव विभाजन करके नए स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। कमजोर होते हैं कैसे, क्या बोल रहे हैं ये, सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं कि ये विभाज्य ऊतक कैसे होते हैं, परस्पर समान होंगे, सजीव होंगे, अवयस्क होंगे, पतली कोशिका भित्ति होगी यानी कोशिका पतली भित्ति वाली होगी। ऐसी कोशिकाओं से निर्मित होता है जो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करेंगे और वो सक्रिय रहेंगे, इनकी समसूत्री विभाजन होता रहेगा। ये ऊतक सदैव विभाजन करके क्या बनाएंगे, नए स्थायी ऊतक का निर्माण करेंगे। बार बार खुद होते रहेंगे, मजबूत मैच्योर नहीं होंगे, उससे पहले ये क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन कर लेंगे। अभी जो विभाज्य ऊतक होता है कि जो कोशिकाएं होती जब ये इमेच्योर है तो छोटी होंगी, अंडाकार होंगी, है ना, ओवल शेप में होंगी, जिसमें कोशिका द्रव भरा होता है। समझ में आया, इनकी जो कोशिकाएं होंगी छोटी हैं और अंडाकार भी हैं, और कोशिका द्रव भी भरा यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है। इनकी कोशिकाओं का केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। रसधानियाँ इसमें अनुपस्थित होती है। रसधानियाँ वैक्यूल्स जो हमने पढ़ा था, इसमें भरे होते हैं, द्रव भरे होते हैं, उस रसधानियाँ इसमें अनुपस्थित होती है। तो हमने क्या देखा, विभाजित में छोटी होती है, पतली होती है, सजीव होती है, अवयस्क होती है, समसूत्री विभाजन होती है, इसलिए नए नए बनाते रहते हैं। कोशिका द्रव भरा होता है, केंद्रक इसमें बड़ा होता है, जिसके मध्य, अब देखिए ये कोशिका आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब ये कोशिका का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप कहीं से आप बता सकते हो कि अंतरकोशी कहीं जगह दिख रही है। अंतरकोशी स्थान क्या होता है, मान लीजिए ये एक दो कोशिका है, ठीक है, ये मैंने कोशिका बनाई, ये जो जगह दिख रही है इसे अंतःकोशिकीय बोलते हैं ना, जो बीच की जगह होती है। तो इनमें जो विभाज्य ऊतक पढ़ रहे हैं, इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये ऊतक जंतुओं में नहीं पाए जाते, हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है कि सॉरी हमारी कोशिका में, ये मैं बोलने का बोल रही हूँ कि ये वाली जो विभाज्य ऊतक हमारे इसमें तो पाया नहीं जाता, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं विभाज्य ऊतक जिसमें केंद्रक बड़ा सा है और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी नहीं है, और हमारी कोशिका में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। तो ये ऊतक जंतुओं में नहीं पाए जाते,
परंतु पादपों में इन ऊतकों की उपस्थिति के कारण ही इन्हें वृद्धि की क्रिया क्या होती है, जीवन प्रति चलती है। अच्छा, हम कंटिन्यू क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विभाज्य ऊतक नहीं ही होते। पौधे वो लगातार बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर विभाज्य ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब विभाज्य ऊतक हम देख सकते हैं कि आप देख रहे होंगे ये विभाज्य ऊतक इनकी कहीं पे भी जगह अंतःकोशिकीय स्थान नहीं है, वो बीच में सभी के केंद्रक होता है और द्रव भरा होता है ये, ठीक है, इसमें कोशिका द्रव भरा होता है। अब हम अंतःकोशिकीय स्थान की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को अंतःकोशिकीय स्थान कहते हैं जब ये स्थान एक कोशिका अथवा कोशिका भित्ति के आकार से भी अधिक हो। क्या बोल रहे हैं? जब ये जो स्थान है, मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका है, एक और कोशिका है और एक और कोशिका है। अब ये जो स्थान दिख रहा है अभी तो कोशिका छोटा है कोशिका से, परंतु मान लो जब ये स्थान एक कोशिका अथवा कोशिका भित्ति के आकार से भी अधिक हो जाए तो इसे बोलते हैं अतिरिक्त कोशिकीय स्थान। मान लो ये कोशिका, अब इसके बीच में एक और जगह आ गई यहाँ पर, फिर कोशिका, फिर कोशिका, फिर कोशिका, फिर ये कोशिका नहीं, ये जगह है ना, ये जगह है, तो इसे बोलते हैं अतिरिक्त कोशिकीय स्थान। जब दो कोशिकाओं के बीच स्थान आता है उसे अंतःकोशिकीय कहते हैं। और जब कोशिका स्थान कोशिका भित्ति और कोशिका से भी बड़ा हो जाए तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि अतिरिक्त कोशिकीय स्थान। ठीक है, आगे चलो आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है ये। अच्छा, पादप आपने देखा होगा, चलो हम तोड़ कर लाते हैं, साग सब्जी तोड़ते हैं, पालक तोड़ते हैं, इनके लचीलापन क्यों होता है? पौधों में जो लचीलापन है, ये जो पौधों में जो लचीलापन है वो किसकी वजह से? स्थूल ऊतक की वजह से। किसकी वजह से? स्थूल ऊतक की वजह से। कौन सा स्थूल? ये वाला स्थूल जो स्थायी ऊतक में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य को अभी थोड़ा स्किप करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधों में द्रव के रूप में अतिरिक्त जल को निकलने को हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं, है ना, ठीक है। यानी कि जो बूंद बूंद टपकती रहती है ना पौधों में से उसे बोलते हैं बिंदु स्राव। बिंदु स्राव द्वारा निकला जो जल होता है शुद्ध जल नहीं होता है, बल्कि इसमें कई पदार्थ घुले रहते हैं। इन पदार्थों में क्या क्या होता है? शर्करा होता है, पदार्थ शर्करा होती है, शर्करा में जैसे कि पदार्थ खनिज व अन्य कार्बनिक होते हैं। अब तो आपको कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन तो उड़ ही जाता है ना, वाष्पोत्सर्जन में बिंदु स्राव में अंदर को पूरा मटेरियल बाहर निकल के आ रहा है। जैसे कि अभी हमारी चोट लग जाती है हाथों में से तो हमको पानी, जब खून ना निकले पानी पाए तो वो क्या है? हमारी कोशिका से निकल कर आ रहा है। अब विभाजित तक के हम प्रकार देखते हैं। विभाजित तक हमने प्रकार पढ़े कौन कौन से थे? शीर्षक विभाजित तक, पार्श्व विभाजित तक और अंतर्विष्ट, जिसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरसेलुलर। तो अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। देखिए, जो शीर्षक विभाजित तक है ये कहाँ पाया जाता है? ये आप कहोगे कहाँ पाया जाता है? शीर्षक को जाता है, ये जड़ों में पाया जाता है। कहाँ? जड़ों में। देखते हैं जड़ों में, जैसे कि ये दिख रहा है, ये जड़ों में, यहाँ पर ये शीर्षक विभाजित तक कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, ये जड़ों में पाया जाता है। तनों की वृद्धि वाले भाग में, जैसे तना बढ़ रहा है उससे जहाँ वृद्धि हो रही है उस वाले भाग में पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। क्या में? प्रारंभिक लंबाई। कौन सी लंबाई? अभी अभी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, है ना, पौधे के, तो पौधा बढ़ रहा है बिल्कुल कंटिन्यू, प्रारंभिक वृद्धि में मदद करते। कौन से? शीर्षक। ये निरंतर विभाजित होते रहे, कंटिन्यू बढ़ते रहते, तभी तो ये इतने सारे मोटे हो जाते हैं। जड़ तना के सिरे पर वृद्धि बिंदुओं में, वृद्धि इस पॉइंट होता है ना, पॉइंट होता है, यहाँ पर हो जाएगा इस टर्म में। शीर्ष विभाजित तर्क बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? सिरे पर होगा, शीर्ष मतलब सिरे पर होगा, है ना। ये देखिए ग्रोइंग दिख रहा है, ये पॉइंट बने होते हैं ना, निर्माण होते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट, बिंदु स्थान। आपने देखा कली निकलती है, कली जैसे बिंदी निकलती है ना, गुलाब के फूल में जो कलियां निकलती है इस तरीके से। तो हमने क्या देखा? शीर्ष विभाजित उत्तक में विभाजित तक जड़ों में होगा, और कहाँ होगा? तने तने कहीं से, मान लो ये पौधा है और यहाँ से वृद्धि करना है उसको, और यहाँ से बड़ी नहीं तो यहाँ से भी बड़ी वृद्धि करना है, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा। तना बढ़ रहा है, जहाँ से तना बनने वाला है वहाँ पर ही ये बने, और बनने वाला कौन है? ये तो उत्तक होते हैं। शीर्षक विभाजित होता है। और हम देखते हैं पार्श्व विभाजन। अब पौधा तो बन गया है, मतलब लंबा लंबा बढ़ चुका है, अब उसको हमें मोटाई भी बढ़ानी है। तो पार्श्व विभाजित तक के तने की क्या बढ़ेगी? अच्छा, ये तना इतना पतला है, अब ये इतना मोटा कैसे हो गया? इसकी परिधि बढ़ गई है। क्या हो गई? परिधि बढ़ गई है। तो तने की परिधि या मूल मूल में पाए जाते हैं, मूल मतलब जड़ों में पाए जाते हैं। ये तक तने और जड़ में द्वितीयक वृद्धि, ये कौन सी वृद्धि करते हैं? प्राथमिक, यानी कि ये प्राथमिक वृद्धि, फिर ये द्वितीयक वृद्धि, इस तरीके से, ठीक है।
ये ऊतक तने तथा जड़ में द्वितीय वृद्धि करते हैं, जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये ऊतक संवहन ऊतकों यानी कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैस्कुलर बंडल का निर्माण कौन करता है, संवहन ऊतक का निर्माण कौन करता है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक। इन्हें द्वितीयक विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये कॉर्क कैम्बियम के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। कहाँ, कॉर्क कैम्बियम के छाल के नीचे पाया जाता है। आगे देखते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। अंतर्विष्ट अविभाज्य ऊतक, इसमें देखिए ये पत्तियों के आधार, ये जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन पे ये जो आधार होते हैं, ठीक है, पत्तियों के आधार में जो टहनी के पर्व में जो टहनी होती है, जहाँ से टहनी जुड़ी होती है, ठीक है, मान लीजिए ये टहनी जुड़ गई, ठीक है, ये पत्ते हो गए, ये टहनी जुड़ गई, तो ये जो टहनी जुड़ी है, टहनी के पर्व निकलते हैं, इंटरनोड्स के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये मुख्यतः शीर्षत विभाज्य ऊतक के ही भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, शीर्षत विभाज्य ऊतक के बाद क्वेश्चन पूछ लेता है। शीर्षत विभाज्य ऊतक का भाग कौन सा होता है, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, जो लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है, शीर्षत विभाज्य ऊतक से अलग हो जाते हैं। ये ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, स्थायी ऊतक, अभी हमने स्थायी ऊतक पढ़ा है क्या, अभी नहीं पढ़ा, हम स्थायी ऊतक पढ़ेंगे जिसमें हम सरल स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सरल स्थायी, ये स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाए जाते हैं। इनके मध्य से भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। उदाहरण जैसे कि घासों के तने में, गेहूं के आधार में, पुदीने व पाइनस की पत्ती के आधार पर ये ऊतक उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, पुदीने व पाइनस की पत्ती पे। अब हम एक एक करके देखते हैं। द्वितीय वृद्धि के से ही क्या बनते हैं, वलय बनती है। क्या बनती है, विदय वलय, यानी कि हम पेड़ों की आयु पता करने के लिए हमें वलय की संख्या को गिना जाता है। जितने वलय होंगे उतने साल उसके पौधों की आयु होती है। कैम्बियम के कार्य, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम की कार्यविधि मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे बसंत ऋतु में इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और शीत ऋतु में क्या होती है, कैम्बियम मतलब कि जो बंडल्स होते हैं, है ना, बंडल्स को संवहन बंडल, जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो उसे बंडल कहते हैं। अब हम चल रहे हैं स्थायी। अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने विभाजित तक पढ़ा, शिस्त विभाजित तक, पार्श्व विभाजित तक और अंतर्विष्ट भी पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले पोर्शन पे, जिसमें हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। चलिए स्थायी ऊतक में देखते हैं। स्थायी ऊतक का निर्माण कहाँ से होगा, प्राथमिक विभाज्य ऊतक से बनी कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभेदीकरण के कारण होता है। ये जो शीर्षत जहाँ हुआ था, शीर्षत विभाज्य ऊतक ने नई कोशिकाएं बना दी थी। अब उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, फिर 1 से 2, 2 से 4 विभेदीकरण होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, के कारण होता है। इससे विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इस अब जो बन गया है ना, इसी में बड़ा बड़ा कर देंगे, परंतु इसमें विभाजन नहीं होगा कि एक टहनी से 2 टहनी बना देंगे, नहीं, ये जो है उसी में वृद्धि कर देंगे। स्थायी ऊतक विभेदीकरण डिफरेंशिएशन के कारण होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जिन कोशिकाओं में ये ऊतक निर्मित होते हैं वे सजीव और मृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सजीव और दोनों मृत, क्योंकि ये तो मृत हो जाते हैं, विभाजित ऊतक तो मृत हो जाएंगे, क्योंकि ये तो वृद्धि कर रहे हैं ना, मतलब कि ये जन्म तो दिन नया पौधा तो बना, ये जो बना हुआ है प्राथमिक ऊतक हो गया ना, उसी में विभेदीकरण कर रहे हैं। ये कोशिकाएं चारों ओर क्या करेंगी, ये कोशिकाएं जो होती है चारों ओर पतली मोटी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभेदीकरण होकर विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है। कौन से ऊतकों का निर्माण करी, जो कोशिकाएं होती है वो भेद हो जाएंगी तो सरल स्थायी ऊतक बनाएंगी। क्या बनाएंगी, सरल स्थायी ऊतक बनाएंगी। सरल स्थायी ऊतक कौन सी होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सरल ऊतक है ना, स्थायी एक स्थायी ऊतक है जिसमें समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन सभी कोशिकाओं में क्या होती है, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, यानी समांगी अर्थात तो उद्गम संरचना और कार्य में समान होती है। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक में कितने प्रकार के, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा क्या बोलेंगे अपन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा के देखें, ये ऊतक प्राय समव्यासी जीवित कोशिकाओं का एक समूह है। यह पतली एवं कोमल कोशिका भित्ति काय की बनी है, सेलुलोज और कैल्शियम युक्त। मृदु जो ऊतक होते हैं, यानी कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, ये ऊतक प्राय कैसे होते हैं, समव्यासी जीवित कोशिकाओं का एक समूह होता है। ये पतली व कोमल कोशिका भित्ति वाली कैल्शियम युक्त वाली सरल कोशिकाओं से निर्मित होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए इसका हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मृदु ऊतक है। अब हम मृदु ऊतक क्या बोल रहे हैं, सरल है,
ठीक है। इन कोशिका समूह में अंतःकोशिकीय स्थान दिख रहा है आपको, ये जगह दिख रही है, ये अंतःकोशिकीय स्थान है, ये अंतःकोशिकीय स्थान है। जब ये कोशिका स्थान बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर स्पेस। तो क्या हो रहा है, इन कोशिकाओं के समूह में अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। ठीक है, अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इनमें गैसीय विनिमय होता है, मतलब अब जब जगह हो गई है तो गैस इधर से इधर, उधर से इधर, ऐसे गैसीय विनिमय होता है। सघन कोशिकीय द्रव भरा होता है, डेंस डेंस माध्यम मतलब गाढ़ा द्रव भरा होता है। ठीक है, अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है, द्रव भी भरा होता है। यहाँ क्या द्रव होता है, क्यों होता है, आदान प्रदान हो सके, गैसेस भी भरी होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती दिख रही है आपको, गोल हैं, कई अंडाकार हैं। ठीक है, अंडाकार तो बहुभुजी भी होती हैं, हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, बहुभुजी पॉलीगोनल हो सकती हैं। मृदु उत्तक पादपों में जड़, तना, पत्ती की, कहाँ बोल रहे हैं, जो पादप होते हैं, दिख रहा है, हाँ पीछे हो गया थोड़ा, देखिए। ये जो कोशिकाएं होती हैं मृदु उत्तक, जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, देखो ये एक तो गोल होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है। मृदु उत्तक पादपों में जड़ में, ठीक है, जड़, तना, पत्तियों की जो बाहरी परत होती है, तो अंदर की तो उन्होंने बना दी थी, किसने, जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था विभाज्य उत्तक में हमने सिस्थस जो पढ़ा था उसमें, तो उन्होंने बना दिया था। अब उसके बाद जो बाहरी जो परत बना रहे हैं मृदु उत्तक पादपों में, जड़, तना, पत्ती की बाहरी परत, फूल एवं बीजों की आंतरिक, किसकी, देखो जड़ और पत्ती और तना की तो बाहरी परत बनाएंगे, फूल और बीजों के अंदर क्या होते हैं, मुलायम होती है, आंतरिक परत बनाया जाए जहाँ पर मुलायमपन होगा। ठीक है, मृदु उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में जो मृदु उत्तक हैं की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। इनमें जो क्या पाया जाएगा, हरित लेने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने से उत्तक कैसा दिखाई देता है, हरा हरा दिखता है। क्यों दिखता है, भाई प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण करता कौन है, क्लोरोप्लास्ट करता है। तब ऐसे उत्तक को हम क्या कहते हैं, हरित उत्तक है। तब वो जो उत्तक जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरेन कायमा कहेंगे, क्लोरेन कायमा कहेंगे, यानी कि हरित उत्तक कहेंगे। ये कोलिन कायमा इसलिए तो कहते हैं क्योंकि कोलिन कायमा क्लोरीन कायमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रीनिश होता है। ग्रीनिश क्यों, हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, तो इसे क्लोरीन कायमा कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, जलीय पौधों मृदु उत्तकों के मध्य क्या होते हैं, जलीय जो आपने देखे होंगे पौधे तालाबों में ऊपर तैरते नजर आते, क्यों, क्योंकि उसमें एयर कैविटीज पाई जाती है, कि वायु कोष्ठ होते हैं। ठीक है, जो पौधों को तैरने में क्या करते, मदद करते, बायोन्सी नहीं होती, उत्प्लावन बल, तैरना, जितना अपन द्रव फेंकेंगे उतना अपन ऊपर बल लगेगा। इसलिए ऐसे उत्तकों को अपन क्या कहते हैं, ये जो बल लगता है, इसलिए हम इस उत्तकन को क्या कहते हैं, इसलिए इस उत्तकों को बोलते हैं वायु उत्तक। ठीक है ना, एरेनकाइमा भी कहते हैं, वायु उत्तक एरेनकाइमा कहते हैं। मृदु उत्तक की कोशिकाएं हरित लवक होती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती है, हरी दिखती हैं, इसलिए इन्हें क्लोरीन कायमा कहा जाता है। जो जलीय पौधे होते हैं मृदु उत्तक के मध्य क्या होती है, वायु कोशिकाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए क्या करती है, उत्प्लावन बल प्रदान करती है। इसलिए ऐसे उत्तक को क्या कहते हैं, वायु उत्तक कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मृदु उत्तक के ये काम क्या करते हैं, मृदु उत्तक का कोई कार्य है क्या, हाँ इनका कुछ कार्य है, क्या कार्य है, ये जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि एपिडर्मिस सबसे बाहरी त्वचा, किसकी, पौधे की, हमारी भी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के रूप में पौधों के ऊपर होती है, ये कहती है रक्षा करती है, संरक्षण करती है। पौधे के हरे भागों में भोजन का निर्माण करती है, जहाँ जहाँ हरा भाग है पौधे में, जहाँ जहाँ हरा भाग है मृदु उत्तक वहाँ क्या करेगी, खाना बनाती है। ये उत्तक भोजन का संचय करती है, ये उत्तक क्या करता है, भोजन का संचय करता है, भोजन को इकट्ठा रखेगा तथा उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि का भी संचित करेगा। यानी कि आप कहेंगे गोंद कहाँ से निकल रही, ये तो क्लोरीन कायमा ने इकट्ठी करके रख रखी थी अपनी कोशिका के अंदर। ये उत्तक भोजन के पार्श्व यानी कि लेटरल चालन में सहायता करते हैं। इसमें पाए जाने वाले अंतःकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। ये जो बोल रहे हैं इन कोशिकाओं में क्या होती है, अंतःकोशिकीय स्थान होता है, क्यों होता है, ताकि गैसों का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, ये भी ठीक है। कोशिकाओं में द्रव भरा होता है, वो द्रव को क्या बोलते हैं, गोंद, रेजिन, टेन आदि भी, ये जो उत्सर्जित भोजन बनाते हैं ना, भोजन करके इकट्ठा करके रख लेते हैं पौधा। अलग अलग पौधे अलग अलग तरीके का रखता है, कोई रेजिन रखता है, कोई गोंद रखता है, कोई टेनिन रखता है, इस तरीके से। तो ये कौन रखता है, ये रखता है क्लोरेन कायमा। क्लोरेन कायमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदु उत्तक। अब हम चल रहे हैं स्थूल उत्तक की तरफ। अब हम जा रहे हैं स्थूल उत्तक की तरफ। देखिए स्थूल उत्तक यानी कि कॉलन कायमा। ठीक है, इनकी उत्तक की कोशिकाएं प्राय कैसी होंगी, लंबी दिख रही है आपको, ये लंबी लंबी सी।
ठीक है, लंबी लंबी होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट स्थूल ऊतक की। इन ऊतक की कोशिका प्राय लंबी तथा किसी भी अनियमित, कभी इधर जा रही है, कोई लाइन से तो बैठी नहीं है, ठीक है, अनियमित ढंग से किनारों पर कैसी है, दिख रही है आपको किनारे इसके मोटे मोटे से, यहाँ देख लो चलो, किनारे कैसे कैसे हैं, मोटे, इसके कितने थे, पतले थे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके किनारे मोटे ही होते हैं, देखिए। तो इन ऊतकों की कोशिकाएं प्राय कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, जीवित होती है, अनियमित ढंग से किनारों पर कैसी होती है, मोटी होती है। जिनके देखो, जब हमने पढ़ा था कि कोशिका में अंतःकोश के, तो इसके भी पाया जाएगा, जिसके मध्य अंतःकोशीय स्थान होगा पर कम होगा, उसमें तो क्या था, ज़्यादा था। कोशिकाओं के किनारों पर पैक्टिन युक्त सेलुलोज की एक परत पाई जाती है। जो किनारे हैं ना, तब मोटे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि पैक्टिन नामक सेलुलोज की एक परत है। पौधे में लचीलापन कॉलन कायमा के कारण आता है। ये जो पौधा जो अपन मोड़ देते हैं ना, लचक आती है उसमें पौधे में, किसके कारण आती है, कोलन कायमा के कारण होती है। ये पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, पर मुड़ जाता है पौधा, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, जैसे ना हरी घास मुड़ जाती है, या कोई भी पौधा हो मुड़ जाता है पर टूटता नहीं है। तो क्यों नहीं टूटता, क्योंकि उसमें स्थूल ऊतक है, ठीक है। अब पादपों की स्थिति कहाँ पाया जाता है, ये ऊतक पौधों में विशेषतः तने के एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस तो उन्होंने बना दी थी स्थूल मृदु ऊतक ने, तो एपिडर्मिस क्या बोल रहे, पौधे के विभिन्न तनों में, ये तो ये ठीक है, यहाँ पे थे अपन। ये ऊतक पौधों में विशेष तने के एपिडर्मिस के नीचे, है ना, जो लीफ पेटल्स होती हैं, जो कहाँ, जहाँ पौधा होता है, आपने गुड़हल का पौधा देखो, जहाँ नीचे की तरफ लगा होता है, हरे तरह का, उसको पेटल्स, पेडिकल बोलते हैं, पेडिकल। लीफ पेटल्स में, पुष्पावली में, वृंत में, पुष्प वृंत में, है ना, उपस्थित होता है, परंतु जड़ों में ये नहीं होता है, क्योंकि ये तो ग्रीनिश कलर होता है, जड़ों में उपस्थित नहीं होता है। ये कार्य क्या करता है, देखो इसके कार्य देख लो। पौधे में लचीलापन उत्पन्न कौन करता है, स्थूल ऊतक, ठीक है। यांत्रिक सहायता कौन देता है, स्थूल ऊतक। हरित लवक की उपस्थिति है, तब ये पौधा क्या करेगा, भोजन का निर्माण भी करता है। हरित लवक मिल गया, क्लोरोप्लास्ट मिल गया, तो खाना भी बना देगा। मध्य ऊतक और स्थूल ऊतक में अंतर क्या है, दोनों में अंतर बताओ। देखो, ये कोशिका सजीव है और पतली हैं, ये कैसी, किनारों पर मोटी हैं। इनके मध्य अंतःकोश के स्थान होता है, इनके भी होता है पर कम होता है, ठीक है। अब ये पौधों को सहारा प्रदान करती है और भोजन का भंडार, ये भोजन को भंडार करेगी, ठीक है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता, है ना, और लचीलापन प्रदान करती है, कैसा, लचीलापन करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक में देखें, जो हम स्केलन कायमा, ये ऊतक की कोशिकाएं प्राय कैसी होती हैं, लंबी, पतली, दिख रही है, लंबी, पतली एवं लिग्निन युक्त, याद रखना, लिग्निन युक्त, और वो कौन सी थी, पैक्टिन युक्त। पतली लिग्निन युक्त होती हैं, ये एक दूसरे के समीप होती है, अर्थात इनके मध्य अंतःकोश के स्थान नहीं होगा, पहले था, फिर दूसरे में थोड़ा कम हुआ, और तीसरे में पूरा गायब भी हो गया, ठीक है। तो कोशिका द्रव की अनुपस्थिति, जब द्रव जगह ही नहीं तो हम द्रव कहाँ भरे, तो कोशिका द्रव की अनुपस्थिति होने के कारण इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत कोशिकाएं, डेड, ठीक है, यानी कि मरी हुई होती हैं। तो दृढ़ ऊतक मजबूत होता है, पर ये इसकी कोशिकाओं में जो द्रव भरा तो वो नहीं होता, इसलिए मरी हुई होती है। आपने देखा होगा ये पीपल के पेड़ की बाहर की जो छिलपट निकल आती है, तो वो कौन सी होती है, वो दृढ़ ऊतक की तो है, जो जिसके अंदर ना कोई द्रव है, मृत है, कभी भी निकाल लो। ये ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के रेशे युक्त छिलकों में उपस्थित होता है, छिलके युक्त इसमें स्थित होता है। दृढ़ ऊतकों के कार्य क्या करता है, देखिए आपने नारियल देखा होगा, नारियल के बाहर कैसा होता है, मजबूत, है बीजों और फलों के रेशेदार छिलकों में उपस्थित होता है, कौन सा, दृढ़ होता है, स्केलन कायमा। अब दृढ़ता के कार्य क्या होता है, ये पौधों के आंतरिक भागों की क्या करता है, रक्षा करता है, क्योंकि बाहर मजबूती दे दी इसने, तथा पौधों को क्या देगा, परसिस्टेंसी, यानी कि दृढ़ता, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, मजबूती कर, लचीलापन प्रदान करता है। हरित लवक की उपस्थिति में पौधे भोजन का भी निर्माण कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जटिल ऊतक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। अब जटिल ऊतक में देखें, सामान्यतः कुछ स्थायी ऊतक जटिल प्रकार के होते हैं, हम स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं, हमने कौन से पढ़े थे, स्थूल ऊतक पढ़े थे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस ऊतक को, मध्य ऊतक को, दृढ़ ऊतक पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जटिल ऊतक। इससे पहले हमने कौन से ऊतक पढ़े, हमने 2 ऊतक पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो हम सरल स्थायी ऊतक पढ़ लिया है, अब हम चल रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक में। जटिल स्थायी ऊतक, कुछ स्थायी ऊतक, क्या बोल रहे हैं, कुछ स्थायी ऊतक जटिल प्रकार के होते हैं। ये ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बना लेंगे, एक यूनिट बना लेंगे, एक से अधिक कोशिका बना लेंगे, और ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम क्या होता है, ये क्या करेगा, जल ले जाता है, जल को प्रदान करता है, प्रदान मतलब इधर से उधर पौधे में, ऊपर से नीचे, नीचे से इधर पत्तियों में, ठीक है, जो पौधों की जड़, तना और पत्तियों में उपस्थित रहता है। जाइलम, जल से जाइलम याद रखना, जाइलम उत्तक को, उत्तक जो होते हैं जड़ों द्वारा, जड़ ने जो पानी अवशोषित कर लिया है, जल तो अवशोषित किया है, साथ में जो विटामिन खनिज जो भी होते हैं पौधे के विभिन्न भागों जो भी अवशोषित कर लिया, तब ये जो आते गए अब ऊपर लेके कैसे जाए, तो ऊपर कैसे काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है ये, ठीक है। तो खनिज लवणों के पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, इससे क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, इसे चलाए उत्तक भी कहा जाता है। क्यों, चलो भाई यहाँ से चलना है तो चले, तो ऐसे याद करोगे, अब नीचे जड़ में थी, पानी ऊपर लेके जा रहे, चलाए उत्तक। जाइलम के निर्माण में चार, अब जाइलम बनी कैसी, अब देखो हमने स्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं, सॉरी जटिल स्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं, सरल स्थायी उत्तक पढ़ा, अब हम जटिल पढ़ा, जटिल के अंदर हमने जाइलम पढ़ा। जाइलम के अंदर देख रही जाइलम बना कैसे है, तो जाइलम को देखो चार प्रकार से बनता है। ट्रैक्यूएट्स है ना, वाहिनिकाएं, देखो क्या है, वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स, वाहिकाएं, ये का आ जाएगा, देखो वाहिनिकाएं है तो नी हटा दो, वाहिकाएं हो जाएगा। जाइलम मृदु उत्तक, जाइलम तंतु, ये चारों याद रखना, वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, जिसे हम ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा यानी जाइलम मृदु और जाइलम फाइबर्स, ठीक है, चार से मिलकर बना होता है जाइलम। कौन कौन सा, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, फाइबर बोले तो तंतु। अब ये जो वाहिकाएं होती हैं, वाहि जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिट्स, और वाहिकाओं की संरचना नालिका, इन दोनों की संरचना कैसी होगी, नली जैसी होगी, किसकी, इसकी भी और इसकी भी, देखो स्ट्रक्चर देखो कैसी हो रही है, जाइलम की नली जैसी संरचना होती है, ठीक है, नली जैसी संरचना होती है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ठीक है, वाहिकाएं और जो वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स और वेसल्स की संरचना कैसी होती है, नलिकाकार होती है, ट्यूबुलर होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, किसकी, क्या भाई ट्यूबुलर है तो ट्यूब थोड़ी सी कोशिका भित्ति मोटी होगी। तने, ये क्या करेगी, तने से पत्ती तक पानी पहुंचाएगी, कहाँ से, जो तना है, तने में पानी भरा हुआ है तो पत्ती तक ले जाएगी, कौन, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। ये जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, ये क्या करेंगे, पानी कहाँ भरा हुआ है, तने में, तने से कहाँ ले जाएंगे भाई, पत्ती तक पानी पहुंचाती है। जाइलम मृदु तक, अब ये जो जाइलम पेरेन्काइम ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, जबकि जाइलम तंतु मुख्यतः पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान, हम दोनों पानी ला रहे हैं, कौन, वाहिका है, वाहिनिका है, तुम क्या कर रहे हो, हम खाना लेके जा रहे हो, कौन सा खाना, वो खनिज पदार्थ, अच्छा, का तुम क्या कर रहे हो, हम सहारा प्रदान कर रहे हैं। तो जाइलम तंतु का कार्य ये होता है कि ये सहारा देता है, ठीक है। सब भोजन का संग्रहण कर लिया किसने, जाइलम मृदु उत्तक ने क्या कर लिया, ये इसने खाना मतलब जो खाना इन्होंने बनाया पौधों ने वो इकट्ठा कर लिया, भोजन का संग्रहण करता है। फाइबर जो कहता है पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, क्या देता है, यांत्रिक सहारा देता है, याद है, तनु कर देता है। अब आगे देखते हैं, इनकी कोशिकाएं देख लेते हैं, देखो जाइलम की कोशिकाएं कैसी थी, नलिकाकार थी, किसकी, नलिकाकार थी, ये तंतु है जिसका कार्य क्या होता है, यांत्रिक सहारा देना। ये ट्रैकेट से जो क्या करता है, पानी का स्टोरेज करेगा, तने से वहां तक ले जाएगा। अभी नलिकाओं का आकार, आकार देखो, ये नलिकाएं हैं, ये छिद्र प्लेट हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं जाइलम को निर्माण करने वाली कोशिकाओं में जो वाहिकाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण होती है, कौन, वाहिकाएं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी वेसल से सबसे महत्वपूर्ण होती है, कौन सी वेसल्स, इन सब चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, कौन सी, वाहिकाएं, इसे वेसल्स कहते हैं। क्यों, बाकी सब नहीं है, होती हैं, ये भी होती है, खाने को स्टोर करके रखती है, ये सहारा प्रदान करती है, ये भी पानी ले जाती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि वाहिकाएं होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है। अब हम आगे चलते हैं, फ्लोएम भी देख लेते हैं। फ्लोएम के बारे में पढ़ें तो फ्लोएम बताते हैं कि कोशिकाओं में, 2 सेकेंड रुकिए, देखिए जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया है, जो पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बना लिया है, जो खाना बना लिया है, निर्मित भोजन को हम कहाँ तक ले जाएंगे, पौधों की विभिन्न भागों में संवहन करना, इकट्ठा करेगा, पहुंचाएगा, इधर उधर पहुंचाएगा, ठीक है। इस ऊतक को बास्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो मतलब कि पत्तियों ने खाना बना दिया, खाना तो स्टोर हो गया है, किसने रख लिया, जाइलम मृदु ऊतक ने रख लिया, अब वहां से लेकर आएगा फ्लोएम, सब दूर पहुंचा देगा जहाँ जहाँ जरूरत है, ठीक है, खाना जड़ों में पहुंचा देगा, सब जगह पहुंचा देगा, और जड़ तो पानी लेता है ना, पर जड़ों में खाना तो पहुंचाना पड़ेगा, तो यहाँ तक ये पहुंचा देता है। आगे देखें, यही फ्लोएम के निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से, हमने उसमें पढ़ा था, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, देखो वाहिनिकाएं जिसे हम ट्रैकेट्स कहते हैं, वाहिकाएं वेस्कुल्स कहते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और मृदु उत्तक, सॉरी जाइलम उत्तंतु कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। फ्लोएम का निर्माण किससे होता है, देखिए पहला होता है चालनी नलिकाएं, सहकोशी सहकोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम मृदु उत्तक,
फ्लोएम, जैसे कि हमने जाइलम मृदु ऊतक था, ऐसे फ्लोएम मृदु ऊतक। ये फ्लोएम तंतु, कौन सा फ्लोएम तंतु? अच्छा बताओ, हमने जब यहाँ जाइलम मृदु ऊतक पढ़ा था, तो जाइलम क्या कर रहा था? पानी को स्टोर कर रहा था। ऐसे इसने खाना बनाया, तो ये भी खाने को स्टोर करेगा। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्ती तरंग में जो भाजन था उसको इधर उधर पहुंचाना। ऊतकों को बास्ट ऊतक के नाम जाता है। फ्लोएम जो होते हैं, फ्लोएम की बात कर रहे हैं। फ्लोएम के रेशे के अतिरिक्त, ये जो रेशे है ना हम पढ़ रहे हैं, रेशे के अतिरिक्त सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं, किसके अतिरिक्त? रेशों के अतिरिक्त चालनी नलिकाएं, यानी कि जो स्टिफ सेल्स होती हैं, चालनी नलिकाएं छिद्रित होती हैं, भित्ति वाली होती हैं। नलिकाकार कोशिकाएं हैं, कैसी हैं? छिद्रित हैं। चालनी नलिकाएं कैसी हैं? छिद्रित हैं। छिद्रित भित्ति इनकी जो है छेद छेद वाली है, छेद छेद वाली है। चालनी नलिकाएं कोशिकीय होती हैं। फ्लोएम पत्ती से क्या करेगा? भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। इन्हें आधार तंतु यानी कि बेस फाइबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फाइबर भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? बेस फाइबर है। फ्लोएम तंतु अलसी व पटसन जैसे पौधों में रेशों का निर्माण करता है। जो अलसी नहीं खाते हैं, बालों के लिए अच्छी होती है, तंतु फ्लोएम तंतु जो होते हैं, फ्लोएम तंतु ये फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या करते हैं? जो अलसी है और पटसन जैसे पौधों में क्या करते हैं? रेशों का निर्माण, ये रेशे का निर्माण भी करते हैं, भोजन बनाते हैं तो ठीक है। इसमें ये मृत होता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है? मृत होता है। ये भी मृत होता है, फिर ये भी तो था, सहारा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं संवहन ऊतक क्या होता है। संवहन ऊतक क्या होता है? देखो, जाइलम फ्लोएम को मिलाकर संवहन मंडल बनता है, ठीक है। ये ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए, ये क्यों बनाते हैं? ताकि कोई वातावरण आ रहा है तो पौधे उसको सहन कर सके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लास्ट और देख लेते हैं, फिर हम कल की क्लास में करेंगे। क्या है ये? ये है लैक्टिफेरस ऊतक, है ना। लैक्टिफेरल टिश्यू विशेष प्रकार के ऊतक हैं जो लंबी, बहुशाखित, बहुकेंद्रीय एवं पतली भित्ति, कैसा है? लंबा है। बहुशाखित उधर पूरी ये लंबा है, ठीक है, ये लंबा है। बहुशाखित इधर 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 ये निकल रहा है, ठीक है। इधर इधर बहुत सारी शाखाएं, और बहुकेंद्रित है, इसमें केंद्र भी बहुत सारे हैं ना। कोशिकाएं कैसी? पतली पतली सी हैं, वाली कोशिकाओं से बने, जिनके आंतरिक भाग में दूध जैसा एक गाढ़ा रस बधा होता है, जिसे हम लैटेक्स कहते हैं। तो लैटेक्स को पादप दुग्ध भी कहा जाता है, जैसे प्लांट मिल्क भी कहते हैं। ये लैक्टिफेरस जो पौधा नहीं होता है, पेड़ होते हैं ना, स्त्रावी कोशिकाएं क्या होती है? स्कैटरी टिश्यू कहते हैं। इससे जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन और एस्क्रेशन दोनों कार्य विशेष प्रकार के ऊतक करते हैं। जैसे सिक्रेशन, स्त्राव उत्सर्जन। अब जैसे कि गोंद निकल रही है, सिक्रेट हो रहा है ना, तो विभिन्न ऊतक करते हैं, स्त्रावी ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक स्थानीयकृत अथवा संवहन पादपों के विशेष भागों में पाया जाता है। संवहन पादप जिसमें जाइलम फ्लोएम हो में पाया। उदाहरण के लिए हाइडेथोड्स, ट्राइकोम्स, स्त्राव नाल तथा ग्रंथियाँ, इसमें ये क्या पाए जाते हैं? स्त्रावी। तो आज हमने इतना कवर कर लिया है, अगले भी इसमें हम जंतु तक पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।